नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों आ चुका है टैली 4.0। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टैली 4.0 काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स हैं। अभी मैं टैली 4.0 बीटा यूज कर रहा हूं, लेटेस्ट वर्जन जो भी आपका टैली का है। और इसमें आपको डैशबोर्ड वाला फीचर मिल जाता है, साथ में आपको व्हाट्सअप फीचर मिल जाता है, और उसके अलावा आपको एक्सेल टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए भी फीचर्स मिल जाता है। तो इसी चीज़ को लेके मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक्सेल टू टैली अल्टीमेट ई कॉमर्स, टैली प्राइम 3 और टैली प्राइम 4 दोनों के लिए है ये। तो आप इसको दोनों में यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको टेम्पलेट वाउचर का एक ऑप्शन दे दिया है, यानी कि आप टैली के लिए टेम्पलेट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और इसके थ्रू सुपर फास्ट एंट्री कर सकते हैं। मतलब आपकी 10, 20, 50 हज़ार एंट्री तो ऐसे ही मिनटों में हो जाया करेगी। और टैली 4.0 के लिए आपको टेम्पलेट वगैरह ना बनाना पड़े, उसके लिए मैं आपको एक TFS फाइल भी दूंगा। तो जितने भी उसके सारे कैलकुलेशंस हैं, ई कॉमर्स डाटा का आपका सारा प्रोसेसिंग मेरे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा और यहाँ से एक टेम्पलेट वाउचर क्रिएट हो जाएगा आपका टैली 4.0 के लिए। और मैं आपको दे दूंगा साथ में ई कॉम वाउचर्स .tsf फाइल, ये खास टैली टेम्पलेट्स के लिए बनी हुई फाइल है। तो आप इसको टैली के अंदर डालना है, आपका टेम्पलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं और काफ़ी सारी एंट्रीज करेंगे हम लोग फटाफट। तो दोस्तों अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सभी की एंट्रीज मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसका साथ में हम लोग सेटलमेंट की भी एंट्री करेंगे, सेल की भी एंट्री करेंगे, क्रेडिट नोट, रिटर्न, सेल, जितना भी चीज़ें हैं सारी एंट्री करेंगे। अभी मेरे पास में ये है एक्सेल टू टैली ई कॉमर्स प्राइम 3 और 4 दोनों के लिए है। तो मैं इसमें आपको मल्टी GST एंट्री भी करके दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता ही है कि टैली प्राइम में मल्टी GST ऑप्शन भी है, तो मल्टी GST और सिंगल GST दोनों ही एंट्रीज इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको मल्टी GST एंट्री करनी है तो आपके मल्टीपल GST नंबर्स जितने भी हैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। आपका जो मेन GST नंबर है आपको यहाँ पे डालना है कंपनी डिटेल्स में, बाकी के साथ में इस भी GST नंबर को डालेंगे और बाकी बचे हुए को यहाँ पे डाल देना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में आप इसको सेव कर देंगे और ऊपर में आपको जैसे ये सारी बटन्स दिख रही हैं, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें करके वैसे ही आपको यहाँ पे लर्न वेल टैब मिलेगा और इन्हीं सभी बटन्स का यूज करके आपको एंट्री करना है। तो काफ़ी सिंपल सीट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट सीट है। तो चलिए अभी देखेंगे खुद ही। उसके बाद नेक्स्ट अपनी सीट आ जाती है दोस्तों डाटा सीट करके। तो डाटा सीट में अपने को डाटा लेके आना है। इसमें आपको कॉपी पेस्ट वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सभी तरीके के ई कॉमर्स कंपनीज के डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये उसकी लिस्ट है, यहाँ पे दी हुई है। इतने सारे डाटा को आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं टैली के अंदर में। इसमें आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई स्टेटमेंट है, कोई परचेज की एंट्री करनी है, तो वो सारी एंट्रीज भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको वाउचर शीट में जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड एंट्रीज हैं उसको आपको कॉपी पेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा इंपोर्ट कर देता है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे डाटा सीट में। अब यहाँ पे ऊपर में जो आपको बटन्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे क्लियर करके बटन है। तो इधर क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा पहले से तो वो डिटेल्स हट जाएगा। फिर नया यहाँ पे फाइल लेके आना है अपने को। तो लोड डाटा इन डाटा सीट पे क्लिक करना है। तो नई फाइल अपने को सेलेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे डेस्कटॉप में। यहाँ पे मैंने एंट्री करके एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। अब जैसे इसमें अमेज़ॉन की सीट है तो अमेज़ॉन का आपका B2C, B2B सभी एंट्रीज हो जाती हैं दोस्तों इसमें। अभी मेरे पास में इसका B2C डाटा है, तो मैं आपको B2C डाटा से करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओपन कर दूँ। तो ये डाटा आप B2C का कुछ इस तरीके से आता है। MTR रिपोर्ट जो रहती है इनकी अमेज़ॉन की। अब इसमें ये कॉपी करने बोलता है, हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको नो कर देना है। आपका डाटा यहाँ पे डाटा सीट में आ चुका है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी एंट्रीज हैं। तो दोस्तों डाटा सीट का काम इतना ही था कि यहाँ पे आपको डाटा फाइल लेके आ जानी है। सेल रिपोर्ट हो या सेटलमेंट रिपोर्ट हो, सबसे पहले आपको यही डाटा सीट में ही फाइल को लेके आना है। अब उसके बाद फिर हमें जाना है यहाँ पे वाउचर सीट में। तो वाउचर सीट से आपकी सेल्स की एंट्री और रिटर्न की एंट्री दोनों हो जाती है यहीं से। तो वाउचर सीट में आके यहाँ पे पिक डाटा फ्रॉम डाटा सीट पे इस बटन पे क्लिक करना है अपने को। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन टाइप आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के लिए कैलकुलेट कर लेता है यहाँ पे कि कौन से GST का कौन सा रजिस्ट्रेशन है अपना, और उसी हिसाब से ये सारा डाटा यहाँ पे फिल कर देता है। तो ये आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से डाटा सीट से ही इसने डेट उठा लिया, उसका वाउचर नंबर उठा लिया,
इवन कौन से रिटर्न वाले जो भी वाउचर्स हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। तो कौन से रिटर्न में कौन से सेल की एंट्री रिटर्न हुई है वो भी यहीं पे लेके आ जाता है। तो ये सारा कुछ ऑटो कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पार्टी नेम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे अलग अलग पार्टी नेम रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे पार्टी नेम लिखेंगे उसी में आपकी एंट्री हो जाती है। इसके बाद फिर उसका एसक्यू कोड, आइटम नेम, फिर उसका यहाँ पे गोडाउन का डिटेल अगर आप मेंटेन करते हैं गोडाउन वगैरह डाल सकते हैं। उसका क्वांटिटी, रेट, यूनिट, HSN कोड, GST रेट, उसका लेजर किस में जाना चाहिए, ये सारा लेजर का नाम आ गया। आप लेजर चाहें तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद IGST, CGST कौन कौन सी एंट्री उसमें जा रही है, उसका लेजर का नाम, उसका अमाउंट। ये आपका नरेशन भी यहीं से ऑटो कैलकुलेट करके सारा कुछ बना देता है। और आपके जो क्रेडिट नोट है दोस्तों, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट का भी डिटेल आएगा कि क्या रिटर्न है, उसका क्या क्रेडिट नोट नंबर है, कौन सी डेट का है। तो ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए कॉलम हो गया अपना। उसके बाद फिर ये बायर्स डिटेल आ जाता है दोस्तों। तो बायर्स डिटेल, कंसाइनी डिटेल। तो बायर्स डिटेल में आपका कौन से स्टेट की क्या सप्लाई है, सारा चीज़ आ जाता है। अब इसको अपने को नेक्स्ट बटन है यहाँ पे वैलिडेट करके इसको वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट हो गया अपना दोस्तों। तो यहाँ पे वैलिडेशन कंप्लीट लिख के आता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नो वाउचर एंटर्ड करके यहाँ पे दिखा। तो अभी यहाँ पे डे बुक में मेरे अभी कोई भी एंट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं है। मैंने इसमें एक कंपनी बस क्रिएट करके रख लिया है। कंपनी में मेरा यहाँ पे मैंने तीनों GST नंबर मेरे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस जिस GST में मेरा सेल होता है वो सारी GST मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि मेरा मल्टीपल GST के थ्रू मैं एंट्री कर सकूँ। आपका सिंगल GST है तो एक ही GST डाल के रखेंगे, मल्टीपल है तो मल्टीपल डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये अपना यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। अपनी नेक्स्ट बटन है यहाँ पे पोस्ट मास्टर करके। तो पोस्ट मास्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको XML के थ्रू एंट्री करनी है कि आपको डायरेक्ट पोस्ट कर देना है। तो अगर आप XML सेव करना चाहते हैं तो XML यस करिए, तो ये XML सेव कर देगा, आपको इस तरीके से पथ दे देगा। इस पथ को आप टैली में XML के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। और XML के थ्रू अगर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ इंपोर्ट में जाके मास्टर्स में चले जाएंगे। यहाँ पे XML वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और वो पथ यहाँ पे डाल के उस फाइल का नाम सेलेक्ट करने से आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट पोस्टिंग करूँ, XML के थ्रू मुझे नहीं पोस्ट करना है, क्योंकि XML के लिए पोस्ट करने के लिए मुझे टैली के अंदर जाके फिर वहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं डायरेक्ट ही पोस्ट कर दूँ। तो डायरेक्ट पोस्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट मास्टर बटन क्लिक करते हैं। तो ये XML हमें नहीं सेव करना है, इसको नो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ पे मास्टर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अपने सारे मास्टर क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर आपको वाउचर पोस्ट करना है दोस्तों तो यहाँ पोस्ट वाउचर बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर वही ऑप्शन आता है अपना XML सेव करना है क्या, डायरेक्ट पोस्ट करना है क्या। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, XML के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं एंट्रीज को टैली के अंदर। लेकिन अभी टैली 4.0 में यूज कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट वाउचर का यूज करूँ दोस्तों। यानी कि मैं टैली के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करूँ और उस टेम्पलेट के थ्रू मैं एंट्री कर दूँ। तो अभी जैसे मेरी फाइल यहाँ पे है, अभी जो मैंने XML बनाया था वो यहाँ पे सेव हुआ है। सेम ऐसे ही जब मैं टेम्पलेट वाउचर बटन पे क्लिक करूँगा तो जहाँ पे भी मेरी ये एक्सेल फाइल रहेगी, ये सॉफ्टवेयर वाली फाइल रहेगी, वहीं पे वो टेम्पलेट फाइल भी सेव हो जाएगी अपनी। तो चलिए यहाँ पे टेम्पलेट वाउचर पे क्लिक करते हैं। ये बहुत ही एकदम मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल को सेव कर देता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, भले ही आपकी 25,000 एंट्री क्यों ना हो, 1 सेकंड में ये टेम्पलेट आपका सेव कर देगा। ठीक है, अब ये अपना टेम्पलेट सेव हो गया और आपका जो टेम्पलेट है दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि VCS सितंबर मंथ अमेजॉन सेल करके यहाँ पे इस फाइल का नाम आ गया। वी आप सितंबर मंथ की एंट्री कर रहे हो तो इसमें से सितंबर अक्टूबर दोनों हो सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट डेट रहता है उसी के हिसाब से मंथ अपना समझ लेता है इस मंथ का है और किसका एंट्री है, अमेज़ॉन का है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका टेम्पलेट सेव कर देता है। तो इस टेम्पलेट को हम लोग टैली में अब इंपोर्ट करेंगे टैली के फीचर से। टैली प्राइम 4.0 में जो फीचर आया है एक्सेल टू टैली इंपोर्ट का, उसके थ्रू इसकी एंट्री करेंगे। तो उसके लिए जो मैं ये आपको TSF फाइल दूंगा, तो इस TSF फाइल से आपका टेम्पलेट टैली में सेव रहेगा और आपको अलग से कोई टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ही टेम्पलेट आपका यहाँ पे काम आएगा। तो अब जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ ट्रांजैक्शन में हमें चले जाना है। यहाँ पे XML इंटरचेंज की जगह में मैं एक्सेल चूज करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल टू इंपोर्ट करके यहाँ पे मुझे पथ देना है फाइल मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है।
तो दोस्तों मेरी फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मेरा पथ है इसका। तो मैंने इसको कॉपी किया, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे स्पेसिफाई पथ कर देता हूँ, अपना पथ यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने पथ डाला मेरी ये फाइल आ गई यहाँ पे सितंबर मंथ वाली। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब उसके अंदर मेरी फाइल के अंदर एक वाउचर करके सीट है, तो वर्क सीट नेम क्या है, वाउचर्स करके है, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरा जो TSF फाइल मैं दूंगा आपको, ई कॉम वाउचर्स करके आपको दिखेगा आपके टैली में, तो वो ई कॉम वाउचर्स वाला टेम्पलेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से आपके पास में पूछेगा कि आपको समरी प्रीव्यू करना है, आपको टैली डाटा का बैकअप लेना है, ये सारे ऑप्शन आप यस नो करके रख सकते हैं। अब आगे मैं यहाँ पे अभी बैकअप नहीं ले रहा हूँ टैली का, आप चाहें तो यहाँ पे बैकअप यस कर सकते हैं, तो आपका इंपोर्ट करने से पहले वो बैकअप फाइल सेव कर देगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नो करके रखा हूँ, लेकिन आप लोग यस कर लेना। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2846 वाउचर्स हैं, जिसमें सेल्स के हैं 2600 वाउचर्स, करीब 2683 वाउचर, 163 वाउचर्स हैं अपने क्रेडिट नोट वाले। 1 सेकंड के अंदर अंदर इसने डाटा को प्रोसेस किया और आपके सामने लेके आ गया कि भैया इतनी एंट्री आपकी होने वाली है। ट्रांजैक्शन पीरियड भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच की एंट्रीज हैं। तो ये सारा डिटेल जो है ये अपने आप ही वहाँ से सीट से टैली ने उठा लिया। अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट बटन पे दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट बटन पे क्लिक किया, ये अपना आगे का काम करने लगेगा, यानी कि ये अब आपकी एंट्री पोस्टिंग हो रही है यहाँ पे टैली प्राइम 4.0 में। तो ये आपका मतलब जैसे अभी 3-4 हज़ार एंट्रीज है अपनी, तो ये मान के चलिए कि 2 या 3 मिनट लेगा, या 4 मिनट, 4000 एंट्री के लिए 4 मिनट ले सकता है। तो ऐसे ही अगर आपकी 20,000 एंट्री है तो 20,000 एंट्री के लिए मैं मान के चलता हूँ कि 10 मिनट ले लेगा। तो अभी 20,000 वाली भी एंट्री करके देखेंगे और देखेंगे कि उसमें और कितना टाइम लेगा। फिलहाल तो अभी ये वाली एंट्री अपनी हो रही है प्रोसेस। तो दोस्तों ये अपनी एंट्री हो गई है कंप्लीट। अब इसमें कुछ एरर आया हुआ है, तो इवेंट लॉग में यहाँ पे चल के देख लेते हैं। तो इवेंट लॉग में अपने को दिख रहा है नो एंट्रीज इन वाउचर करके। तो कुछ जो अपनी फ्री रिप्लेसमेंट वाली एंट्रीज रहती हैं अमेजोन के अंदर में 3-4 एंट्री, यहाँ 5 एंट्री दिखा रहा है, तो उसकी एंट्री अपने को लेने की ज़रूरत नहीं रहती वैसे भी फ्री रिप्लेसमेंट वाले को, क्योंकि अपन उसकी जगह में सामान तो दे ही रहे हैं, अपना सेल तो ऑलरेडी एक बार डल ही चुका है। तो ठीक है दोस्तों, अपनी ये एंट्री हो चुकी है। अगर मैं चलूँ यहाँ पे अमेजोन के लेजर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल्स वाउचर के अंदर ये सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अपना ये सेल्स वाउचर हो गया, और भी जैसे वाउचर हैं अपने, इसमें क्रेडिट नोट हो गया, तो ये सारी एंट्रीज अपनी आ जाती हैं। तो अब जो एंट्री अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री आ गई, अपना आइटम का डिटेल आ गया, उसका GST डिटेल, अब उसका नरेशन वगैरह ये सारा कुछ आ चुका है। ठीक है, ये अपना CGST वाली एंट्री हो गई। वैसे ही जो IGST वाली एंट्री हो गई IGST में चले जाएगी। और यहाँ पे आपका अंदर में इसके स्टेट वगैरह क्या, किसका क्या था, वो सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना सेल्स और क्रेडिट नोट अमेजोन का एंट्री। अब इसके बाद हम लोग सेटलमेंट की एंट्री करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आप मल्टीपल GST वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, आपके मल्टीपल GST नंबर्स हैं, तो आपको वाउचर टाइप में एक चीज़ इनेबल करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाउचर टाइप में जैसे मेरा सेल्स में एंट्री हो रहा है, तो यहाँ मैं सेल्स में चले जाऊँगा, और ये जो लास्ट में ऑल सीरीज फॉर ऑल GST रजिस्ट्रेशंस करके है, इसको आपको यस करके रखना है, क्योंकि अगर आप एक ही वाउचर में सभी कंपनीज का एंट्री कर रहे हैं सेल्स के अंदर ही, तो इसको आपको यस करके रखना। वैसे ही क्रेडिट नोट में भी यस करके रखिए। और अगर आपका जैसे अलग अलग आपने वाउचर टाइप बना के रखा हुआ है अमेजोन सेल्स करके या ऐसा कुछ, तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे इस फाइल में आप अलग अलग वाउचर टाइप की भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओन वाउचर टाइप वाला ये सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी वाउचर टाइप डालेंगे उसी में ये एंट्री कर देगा। तो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आपके टैली में जो सेटिंग्स मैंने बताया वो आप करके रख लेना। तो ठीक है, अपनी जैसे ये एंट्री हो गई, तो एक बार GST भी चलिए चेक ही कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे मैं GSTR 1 में चलता हूँ। तो अपनी एंट्रीज थी दोस्तों वो सितंबर से अक्टूबर के बीच की, तो इसको मैं 31 अक्टूबर तक का ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 एंट्री अपनी एरर में आई है, बाकी की एंट्री अपनी 2830 ये पूरी एंट्री आ चुकी है। तो ये जो 7 एंट्री है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या एरर है, मिसमैच बिटवीन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1-1, 2-2 पैसे का जो एरर रहता है दोस्तों अपना, इसको अपने को सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक्सेप्ट करा देना है। तो 1 पैसे 2 पैसे का जो GST का एरर रहता है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करा के सॉल्व कर लेना है।
तो ये जो आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट होने के बाद में आपके जीएसटी में आ जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी एंट्रीज अपनी आ चुकी हैं B2C स्मॉल में करके। और ऐसे ही आपका अगर B2B की भी एंट्री रहेंगी तो B2B में आएगा, उसमें आपका पार्टी नेम दिखेगा। तो सारा कैलकुलेशन सब मेरी सीट से ही हो जाता है, उसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मेरा डेली रजिस्ट्रेशन का आंध्र प्रदेश 12%, 18%, ठीक है। तो ये सभी स्टेट का अलग अलग जिसका जो परसेंटेज के हिसाब से सारा परसेंटेज आ गया। ये डेली रजिस्ट्रेशन का हो गया। सेम ऐसे अपना कर्नाटका रजिस्ट्रेशन का भी आ रहा है, सेम ऐसे अपना महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन का भी आ रहा है। तो जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आपका सेल हुआ है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं अपने। यहाँ से आप कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन टैक्स सेलेक्ट करके अगर एक सिंगल का देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर कोई एंट्री अपन मान लीजिए यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट भी आ जाता है और यहीं पे आपका सेल भी रहता है। तो आपकी B2C की एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप यहीं के यहीं उठा के सीधा सबमिट कर सकते हैं आपका जीएसटी रिटर्न वगैरह। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गया अपना सेल की एंट्री। अब चलिए सेटलमेंट की एंट्री करते हैं। तो सेटलमेंट की एंट्री में भी सेम यही प्रोसेस रहता है अपना। तो अभी अपन डाटा शीट में आएंगे सीधा, यहीं पे अपने को सेल्स सेटलमेंट की भी एंट्री यहीं पे लोड करनी है। तो इसको मैं लोड बटन पे क्लिक करूँगा। अब इनकी जो सेटलमेंट की एंट्री आती है दोस्तों कुछ इस तरीके से नोटपैड फाइल में आती है। एक बार मैं आपको ओपन करके इस नोटपैड फाइल को दिखाता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अमेजॉन से नोटपैड फाइल डाउनलोड होती है। जितनी बार आपको पेमेंट मिलता है उतनी नोटपैड फाइल इसकी बनती है। तो आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश सभी आ जाता है। तो अपन इसी फाइल की एंट्री कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका टेक्स्ट, CSV, एक्सेल, XLSX सभी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है ये। तो अपन टेक्स्ट फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इधर। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया ये ओपन हो गया अपना यहाँ पे। इसको अपने को नो कर देना है। अब ये फाइल अपनी आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे टोटल अमाउंट अपने को जो मिला है वो यहाँ पे दिखते रहता है। अब हमें यहाँ पे अमेजॉन सेटलमेंट वाली सीट में आना है और यहाँ पे पिक बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप पिक बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डाटा फिल हो जाएगा। वहाँ पे अजीब टाइप का उनके टेक्स्ट फाइल में दिखता है, लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी डाटा को ये फिल्टर करके लेके आ जाता है। तो जो जितना TCS TDS है, जो फीस भी डिडक्ट हुई है और जितना भी आपका GST वगैरह डिडक्ट हुआ है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। चाहे आपका CGST हो, IGST हो, कोई भी चीज़ें हो। तो दोस्तों अब इसके बाद इसमें भी हमें वैलिडेट करना रहेगा। तो यहाँ पे वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो कैलकुलेशंस को कर लें कि यहाँ पे आपके कितने रिसिप्ट की एंट्री जाने हैं, कितने जर्नल, उसमें आपके बिल वाइज डिटेल्स कितने जाने हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें अपन यहाँ पे डायरेक्ट पोस्टिंग का यूज करते हैं। तो आपको मास्टर पहले क्रिएट कर लेने हैं। तो ये सभी जितने मास्टर्स हैं यहाँ पे, जो भी एक्सपेंस वाले हैं मास्टर्स जैसे ये सभी, तो एक्सपेंस वाले मास्टर्स में आपका 18% GST होना चाहिए। बाकी TCS TDS के मास्टर हो गए। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं ये सभी आपके लेजर्स हैं। तो इसको आपको लेजर को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको पोस्ट वाउचर कर देना है। तो लेजर अगर आपको यहाँ से बनाना है तो आप यहीं से आप लेजर बना सकते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट सीट से। तो सेटलमेंट सीट में से आपके लेजर्स बन जाते हैं और यहाँ से आप अमेजॉन सेटलमेंट सीट से यहाँ से आप पोस्ट वाउचर करेंगे। तो जैसे मैं इस पर पोस्ट वाउचर करता हूँ तो ये पूछेगा कि आपको रिसिप्ट या जर्नल के लिए XML बनाना है क्या। अगर आप नो करेंगे तो ये डायरेक्ट पोस्ट कर देगा और यस करेंगे तो XML सेव करेगा। जैसे मैंने नो किया तो ये रिसिप्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ओके करते हैं। फिर ये IGST के लिए पूछ रहा है, फिर इसको नो करेंगे तो ये सीधा IGST पोस्ट कर देगा। फिर ये SGST के लिए पूछ रहा है, इसको नो करेंगे, सीधा SGST अपना ये पोस्ट कर देगा दोस्तों। तो अपनी पोस्टिंग हो गई। अगर मैं यहाँ पे चलूँ अमेज़ॉन के लेजर में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर रिसिप्ट की और जर्नल की एंट्री आ चुकी है। तो यहाँ पे जैसे ये अपनी जर्नल वाली एंट्री हो गई तो इसमें आपका बिल वाइज डिटेल दिखते रहता है, कौन से बिल का कितना पैसा इन्होंने काटा हुआ है। तो ये CGST से रिलेटेड जो एंट्री थी वो आ चुकी है। वैसे ही अपना ये IGST से रिलेटेड जो भी एंट्री है इसमें आपका TCS TDS, IGST से रिलेटेड जो भी चार्जेस कटे वो आ गया। इसमें अभी आपका बिल वाइज डिटेल आ जाता है कि कौन से बिल में कितना चार्ज इन्होंने काटा हुआ है। और सेम वैसे अपनी जो बैंक में एंट्री गई रिसिप्ट वाली, तो इसमें भी आपका बिल वाइज डिटेल आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेंस्ट रेफरेंस में जो दिख रहा है तो ये आपका इनवॉइस डल चुका है। जो न्यू रेफरेंस में दिख रहा है अभी इसकी इनवॉइस नहीं डली हुई सेल की एंट्री। तो जब इसकी सेल की एंट्री डल जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस में चेंज हो जाता है। तो ये टैली का डिफ़ॉल्ट फीचर है। तो आपकी जैसे जैसे एंट्री डलती जाती है तो उसका बिल वाइज डिटेल चेंज होते जाता है। अब यहाँ पे 23,000 रुपये जो दिख रहा है ये अमेज़ॉन ने कुछ होल्ड करके रखा था प्रीवियस अमाउंट, उसको रिलीज़ किया और आपको टोटल बैंक में इतना पैसा इसने दे दिया।
तो इस तरीके से एंट्री हो जाती है दोस्तों। अगर इसको भी अपन चेक करें GSTR 3B में, तो यहाँ चलते हैं एक बार 3B के अंदर में। मैं पीरियड चेंज कर देता हूँ, नवंबर में एंट्री गई है। तो यहाँ पे अभी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में दिख रही है अपनी दोनों एंट्रीज। तो इसमें भी आपका अमाउंट का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो पैसे में डिफरेंस आता है दोस्तों, इसको आपको एक्सेप्ट करा देना है, क्योंकि बड़े अमाउंट की एंट्रीज रहती हैं तो इतना 10, 20, 40 पैसे डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट कर देना है। तो जब आप इसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट होके आ जाता है। तो अब अगर अपन यहाँ पे चलें तो आपका यहाँ पे इनपुट क्रेडिट में दिखेगा कि आपकी 2 एंट्रीज पड़ी हुई हैं यहाँ पे, इनपुट जो आपने लिया हुआ। अब इसमें अमेज़ॉन की भी एंट्री B2B वाली भी करके देख लेते हैं। तो B2B एंट्री जो अपनी रह गई थी, तो अमेज़ॉन B2B की एक मेरे पास में सीट है यहाँ पे। तो B में इसमें ज़्यादा एंट्री नहीं है, 4-5 ही एंट्री है। एक तो इसमें कैंसिल वाला भी दिख रहा है, ठीक है। इसको वाउचर शीट में पिक करते हैं। तो इसमें आपकी कैंसिल एंट्री जो रहती है उसको आपको यहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल भी इसमें साथ में ही हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे आइटम नेम इसमें नहीं आया, तो यहाँ से आपको SKU भी हटा देना है ताकि आपका गलत एंट्री ना हो आइटम की, ठीक है। इसको भी वैलिडेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये सारी एंट्री अमेज़ॉन के नाम से ही हो रही है। अब ये आपका B2B में कहाँ से जाता है, यहाँ जो बायर डिटेल रहता है यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका बायर डिटेल रहेगा वहाँ से आपकी एंट्री B2B में चले जाएगी, उसका GST नंबर वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसको वैलिडेट कर दिए और पोस्ट मास्टर करते हैं। तो जो भी अपने आइटम होंगे, लेजर होंगे, वो सब बन जाएंगे। और इसका भी टेम्पलेट कर लेते हैं, टेम्पलेट की भी एंट्री कर देते हैं। तो ये अपना अगस्त की एंट्री है सभी। तो अब यहाँ पे चलते हैं ट्रांजैक्शन और इधर अमेज़ॉन को सेलेक्ट करते हैं, अगस्त अमेज़ॉन, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसमें 5 एंट्री अपनी होने वाली है इंपोर्ट। तो चलिए एंट्री को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपनी एंट्री यहाँ पे दिख रही है। अभी क्रेडिट नोट की एंट्री आ गई, ये अपनी सेल्स वाली एंट्री आ गई। अच्छा, इसमें जो कैंसिल वाली एंट्री थी वाले में है, तो एक एंट्री अपनी इस तरीके से कैंसिल्ड वाली आ जाती है। तो कैंसिल वाली एंट्री कैंसिल में चले जाती है। अगर इसका अपन GSTR1 में जाके चेक करते हैं तो यहाँ से 1/8 से 31/8, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 एंट्री अपनी यहाँ पे दिख रही B2B सेल्स में, और एक एंट्री यहाँ पे क्रेडिट नोट दिख रही रजिस्टर्ड क्रेडिट नोट में। तो अगर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको GST नंबर दिख जाएगा, और अंदर जाएंगे तो आपका पार्टी का डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो ये अपनी B2B की एंट्री इस तरीके से आ जाती है। काफ़ी बढ़िया तरीके से एंट्री हो गई। और साथ में अपना इससे फ़ायदा भी क्या हो जाएगा, आपका B2B में तो दिखेगा पार्टी का डिटेल वगैरह सारा कुछ। अब जब भी आपको लेजर मैच करना रहेगा अमेज़ॉन का, आपको पेमेंट एंट्री भी उसी में डालनी है, पेमेंट आया कि नहीं आया, ऐसा कुछ चीज़ें रहती है, तो अपना सारा कुछ यहीं से मैच हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है अपना कि आपने अमेज़ॉन सेल्स के अंदर में एंट्री करी, लेकिन आपकी एंट्री वहाँ B2B में शो कर रही है। तो B2B का B2B में चले गया, B2C का B2C में चले गया। अब इसमें आप कुछ बटन्स यहाँ पे देख रहे होंगे, सिंगल एंट्री, स्टेट वाइज एंट्री, गेट मीशो आइटम्स करके। तो गेट मीशो आइटम ये मीशो के आइटम को उठाने के लिए है। स्टेट वाइज एंट्री क्या है कि ये बिना स्टॉक आइटम के आप स्टेट वाइज एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक स्टेट की एक एंट्री डल जाती है। तो जैसे अपन इस बटन पे क्लिक करें यहाँ पे स्टेट वाइज में, तो यहाँ पे स्टेट वाइज वाली सीट ये फिल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अपनी एक एंट्री डलती है। तो यहीं पे बटन दी हुई है पोस्ट इन टैली करके, तो हर एक स्टेट की एक एंट्री आपके टैली में डल जाएगी यहाँ से। अब उसके बाद ये सिंगल एंट्री वाला जो है, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है अभी। तो इसमें भी आपका ये हेल्प हो जाता है कि आपके अगर बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं, मंथली आपके बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं और आप स्टॉक आइटम के साथ में एंट्री करना चाहते हैं, तो ये सिंगल एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हर एक स्टेट की एक एंट्री डलेगी लेकिन स्टॉक आइटम के साथ में, और ये भी बाकायदा पूरा आपका वहाँ पे दिखता है GSTR1 में। तो अभी तो इसमें कम डाटा है, मैं इसमें आपको बड़े डाटा से लोड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लियर कर दिया, मैं लोड करता हूँ और अमेज़ॉन B2C वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरी सीट यहाँ पे आ गई। अब इधर मैं चले जाता हूँ वाउचर सीट में, इसको मैं क्लियर करूँगा, यहाँ पिक कर लूँगा। तो अब ये तो अपन अगर इतने पे ही पोस्ट कर देंगे, यहाँ से वैलिडेट करेंगे, इस बटन से पोस्ट कर देंगे, तो ये अपना डिटेल में जैसा एंट्री हो रही थी वैसा ही होगी। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसका यूज करेंगे।
तो यहाँ पे डाटा अपना आ चुका है, अपन यूज करेंगे सिंगल एंट्री का। तो यहाँ मैंने सिंगल एंट्री का जैसे ही बटन क्लिक किया तो ये डिटेल अपना चेंज कर लेता है वाउचर नंबर का, कि यहाँ पे आपका कौन सा सेल का है, कौन सा क्रेडिट नोट का है, आंध्र प्रदेश का है, कौन से स्टेट का है, कहाँ का है, और उसका जीएसटी परसेंटेज क्या है। तो इसमें ये सभी तीनों चीज़ों के हिसाब से एंट्री लेता है। तो आपका वाउचर टाइप हो गया, स्टेट का नाम हो गया और जीएसटी परसेंटेज का नाम हो गया। तो इसके लिए तो इसकी वजह से इसमें GSTR1 वगैरह में कहीं कोई एरर नहीं आता और अच्छे से एंट्री भी हो जाती है आइटम के साथ में, और एंट्रीज भी अपनी कम होती हैं। अगर अपन इसको नॉर्मल एंट्री करने जाएंगे तो इसमें आपका ज़्यादा एंट्री होगी, 2,500-3 हज़ार एंट्री हो जाएगी, और यही चीज़ अगर आप सिंगल एंट्री करने जाएंगे तो 60-65 एंट्री में ही आपका काम हो जाएगा। तो इसमें तो मेरी कुछ एंट्रीज इस डेट में पड़ी हुई है अमेज़ॉन की, तो मैं इसको डेट अभी चेंज करता हूँ। मैं इसका डेट कर देता हूँ 4/12 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेट इसका चेंज कर दिया। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है डेट। अगर आप चेंज करना भी चाहते हैं तो आप मंथ का लास्ट है, जैसे मान लीजिए नवंबर की एंट्री है तो आप 30 नवंबर में रख लीजिए, अक्टूबर की एंट्री है तो 31 अक्टूबर में रख लीजिए। मतलब आप जो भी डेट डालना चाहें डाल सकते हैं, आपका पहले का ही डेट रखना चाहें तो वही डेट रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट करेंगे दोस्तों। तो जैसे मैं वैलिडेट करूँगा यहाँ पे जो वाउचर नंबर, ये वाउचर नंबर अपने चेंज हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे वाउचर नंबर, कौन से वाउचर में कितनी लाइन्स जानी है आइटम की, वो पूरा यहाँ पे डिटेल ही अपने आप कैलकुलेट कर लेता है, और इसी के हिसाब से सारा कैलकुलेशन, इसका टोटलिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है। अब इसके बाद ये अपना वैलिडेट हो चुका है। पोस्ट मास्टर कर देते हैं, अगर कोई आइटम नहीं बने होंगे तो बन जाएंगे टैली के अंदर में। इसके बाद फिर पोस्ट वाउचर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, XML के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट वाउचर है, टेम्पलेट वाउचर से भी एंट्री कर सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्ट ही पोस्ट कर रहा हूँ। तो अब इसमें डायरेक्ट पोस्ट करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप इसको टैली को एक्सेस भी कर सकते हैं उस समय एंट्री करते समय। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अपनी एंट्री आ चुकी है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से स्टेट वाइज एंट्रीज आ जाती हैं अपनी। जैसे अपन कोई सी भी एंट्री यहाँ पे चेक करें तो इस तरीके से अपना एंट्री आ गई। तो अब इसमें आपका नरेशन में लिख के आ गया कि आपका किस स्टेट का एंट्री है। ठीक है, और जैसे बड़े अमाउंट का अगर चेक करें यहाँ पे, जैसे ये वाली दिख रही है, तो इसमें सभी आइटम्स आ गए अपने एक ही वाउचर के अंदर में। और इसको अगर आप चेक करें यहाँ पे GSTR1 में, इधर मैं पीरियड चेंज कर देता हूँ, 1 दिसंबर से 4/12, तो अपनी 4/12 में एंट्री हमने किया था। ठीक है दोस्तों, तो अपनी एंट्री आ चुकी, 4 एंट्री आया है एरर में, बाकी इधर अपना ये आ गया 82 इधर दिखा रहा है, 60 GST का। तो अपना आ गया इस तरीके से 18-12% जितना जिसका जो GST है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी आ गया। आपका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो अलग अलग आ गया अपन। ठीक है, तो ये अपना हो गया दोस्तों इसका अमेज़ॉन की एंट्री। अब फ्लिपकार्ट की एंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट की एंट्री अगर करनी है तो ये अपना फ्लिपकार्ट का डाटा हो गया। मैं पहले सेल्स का डाटा ओपन करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी सेल्स की सीट है। तो इसमें 3 सीट्स रहती हैं, तो एक सेल्स रिपोर्ट रहती है, एक कैशबैक रिपोर्ट रहती है। तो अपने को दोनों की एंट्री करनी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन क्लोज करते हैं और यहाँ पे मैं इसको डाटा सीट में चले जाता हूँ। इसको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, वाउचर सीट में से भी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब अपने को सबसे पहले क्या काम करना है, इधर अपने को जो एंट्री करनी है फ्लिपकार्ट की सीट को, उसको ओपन कर लेना है। और इसमें जिस भी सीट की एंट्री करनी है, सेल्स रिपोर्ट को एंट्री करनी है, सेल्स रिपोर्ट उठा के पहले रख देंगे। कैशबैक की एंट्री करनी रहेगी तो कैशबैक पहले रख देना है। तो जो जिसकी एंट्री करनी है वो सीट आप फर्स्ट में रखिए, उसी सीट को वहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया, सीट को पहले रखा, सेल्स रिपोर्ट को सेव। तो अब इधर चलेंगे अपन लोड बटन पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और अभी मैं फ्लिपकार्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ। तो अब दोस्तों अपनी ये फ्लिपकार्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है सेल्स की। अब इसको अपन वाउचर सीट में चलेंगे, यहाँ पे पिक कर लेंगे डाटा को। अब यहाँ पे आपका GST रजिस्ट्रेशन कहाँ का क्या है वो सारा डिटेल आ जाता है ऑटोमेटिक। अब इसको पिक करने के बाद में अपने को वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद में इधर पोस्ट मास्टर कर देंगे।
तो ये वही XML के लिए पूछेगा, तो मैं चाहूँगा मैं डायरेक्ट पोस्टिंग करूँ तो नो कर दूँगा। वो सीधा आपके जितने भी मास्टर्स रहेंगे टैली के अंदर ये सब कुछ क्रिएट कर देगा। तो ये मास्टर प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे अभी टेम्पलेट जनरेट करते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रीज अपनी बहुत सारी हैं, तो टेम्पलेट के थ्रू जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट वाउचर पे क्लिक करूँ, तो जब क्लिक करूँगा तो ये जहाँ पे भी ये फाइल रहेगी वहाँ पे इसका टेम्पलेट को ये सेव कर देगा। तो अभी ये अपनी फ्लिपकार्ट वाली भी आ गई, तो यहाँ पे लिख के आ गया VCH अप्रैल मंथ फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे आ जाना है हमें इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस। एक्सेल अपना सेलेक्ट ही है, अभी मैंने अमेज़ॉन के बजाय मैं इसको सेलेक्ट करूँगा या फ्लिपकार्ट वाले को। इंटर करेंगे, इसमें भी वाउचर शीट है, अपने को टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। इंटर। अब ये बता दिया कि इसमें आपकी सेल्स की एंट्री कितनी है, क्रेडिट नोट कितनी है। सीधा इंपोर्ट बटन पर क्लिक करना है, ये अपना काम चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया मैसेज इंपोर्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट अपना हो चुका है। एक बार चल के इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ फ्लिपकार्ट के लेज़र में। तो इधर हम लोग फ्लिपकार्ट के लेज़र में देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना सेल्स की एंट्री और क्रेडिट नोट की एंट्री सभी एंट्रीज अपनी आ चुकी हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही आ जाता है, सारा डिटेल के साथ में सब कुछ रहता है। इधर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन का नाम भी लिखा रहेगा, उसका सेल्स वाउचर नंबर क्या है, उसका फ्लिपकार्ट में कहाँ की सप्लाई है, क्या स्टेट है। तो ये सारा डिटेल्स अपना आ जाता है दोस्तों। इधर अपना IGST और आइटम का नाम, नरेशन वगैरह सब कुछ यहीं सब उठा लेता है। अब इसको भी एक बार चलते हैं GST में चेक कर लेते हैं, GSTR1। तो यहाँ पे अप्रैल का था अपना, इधर अप्रैल में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो अपना कोई एरर नहीं आया है, सारी की सारी एंट्री अपनी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कर्नाटका बस का था, तो कर्नाटका की सभी एंट्रीज अपनी आ गई। तो इस तरीके से आ जाती है दोस्तों सभी एंट्रीज में। आपका सेल्स, क्रेडिट नोट, जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग GST रेट है, अलग अलग GST रेट के हिसाब से भी। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाया था। जैसे अमेज़ॉन के लेज़र में आप जाएंगे, जो अभी हमने अमेज़ॉन की जो एंट्री करी थी, तो यहाँ पे आप बिल वाइज डिटेल भी देख सकते हैं। कौन सा बिल आपका पेंडिंग है यहाँ पे दिखते रहेगा, क्योंकि इसमें बिल वाइज एंट्री भी अपनी हो जाती है। तो कौन सा बिल पेंडिंग है वो आपका यहाँ पे दिखते रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका सभी का दिखेगा, फ्लिपकार्ट का हो, किसी का भी हो। तो अब हम फ्लिपकार्ट का कैशबैक की एंट्री कर लेते हैं। तो फिर से मैं फ्लिपकार्ट वाली सीट को इसको ओपन कर लेता हूँ, और अब की बार मैं इसमें कैशबैक को पहले रख दूंगा, क्योंकि मुझे अभी कैशबैक की एंट्री करनी है। मैं सेव करता हूँ इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं सेम फिर से यही डाटा सीट में ही लोड करूँगा, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, लोड, इसको नो करा। ठीक है, अब इसमें आ गया अपना कैशबैक वाला। तो इधर हमें वाउचर सीट में ही इसको भी उठाना है, तो यहाँ पिक करेंगे, तो ये अपना कैशबैक का डिटेल इधर फिल हो जाएगा पूरा। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आ गया अपना कैशबैक एंट्री का। अब इसमें आइटम नहीं जाता साथ में, इसलिए हमें यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि इस सीट से आप बिना आइटम के भी एंट्री कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको यहाँ पे नो करके रखना है। बाकी सारा कुछ वहाँ पे जो क्रेडिट नोट था अपना डेबिट नोट में चेंज हो गया, जो वहाँ पे डेबिट नोट था क्रेडिट नोट में वो चेंज हो चुका है। सारे लेजर्स अपने यहाँ पे आ चुके हैं, कौन कौन से लेजर बनना है, क्या GST किस में कितना जा रहा है। इसको भी सेम अपने को वैलिडेट करना रहेगा दोस्तों, सारा सब सेम रहता है। वैलिडेट करना है, पोस्ट मास्टर कर दीजिए, जितने भी मास्टर हैं वो अपने क्रिएट हो जाएंगे, पोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ से भी आप टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं कैशबैक की भी एंट्री। नहीं, इसको फिर से टेम्पलेट पे क्लिक किया, जनरेट हो गया, तो अपना जो पिछला टेम्पलेट था वही रिप्लेस हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में गए, अपना सेम यहाँ पे वही टेम्पलेट रहेगा फ्लिपकार्ट वाला, इसको सेलेक्ट करें, और ये यहाँ पे कैशबैक की एंट्री आ गई। डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिखा रहा है अपना, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी अपना इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया। इसको भी एक बार चेक ही कर लेते हैं। यहाँ पे GSTR1 में चलते हैं। ठीक है, तो अभी अपनी एंट्रीज इधर बढ़ गई हैं। नहीं, ये अक्टूबर का है, अप्रैल में अपने को देखना है। अच्छा ठीक है, इसमें 2 एंट्री अपनी आ रही है एरर में, देख लेते हैं क्या एरर है 2 एंट्री में। ठीक है, तो इसमें अमाउंट का ही है, वही 1-1 पैसे का, तो अपने को 1 पैसा एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, तो ये सभी एंट्रीज अपनी कैशबैक वाली भी इसी में आ जाती हैं।
एक आध अगर चेक किया जाए इसमें हो सकता है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट नोट करके दिख रहा है। वैसे ही अपने जो छोटे अमाउंट जो क्रेडिट नोट वाले दिखेंगे वो रहेंगे। तो यहाँ पे अपना कैशबैक की एंट्री कुछ इस तरीके से आ जाती है। तो इसमें आपका आइटम वगैरह तो आता नहीं है, सिर्फ कैशबैक की एंट्री आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये सेल्स और कैशबैक दोनों हो चुका है फ्लिपकार्ट का। अब चलिए फ्लिपकार्ट की सेटलमेंट की भी एंट्री कर ही लेते हैं। कितना टाइम लगना है इसको मैंने क्लियर किया, लोड किया। अब इधर अपने को फ्लिपकार्ट वाली फाइल, सेटलमेंट वाली फाइल सेलेक्ट करनी है। तो एक बार मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं अलग से ओपन कर देता हूँ। तो अब इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ऑर्डर शीट है। तो ऑर्डर शीट को इसमें सबसे पहले रख लेना है अपने को। इसमें आपकी जो जो सीट से डाटा जाता है वहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो ऑर्डर शीट है। ऑर्डर शीट से अपना डाटा जाएगा। MP रिबेट सीट से भी अपना डाटा मेरी सीट उठाएगी। यहाँ पे एड्स करके है, स्टोरेज रिकॉल जो भी है, एड्स करके है, एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ से भी उठाएगी सीट। ये GST डिटेल्स है, यहाँ से भी सीट डिटेल उठाएगी। मतलब यहाँ पे जितनी सीट्स हैं सभी सीट्स अपने काम की सीट्स हैं, सभी सीट्स को रखना है। और ऑर्डर शीट को बस सबसे पहले रख देना है अपने को, और इस फाइल को अपने को क्लोज कर देना है। अब इसी फाइल को अपन सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो ये क्या करता है, सीट जितनी सीट इसके रिक्वायरमेंट की है ये सारा सीट वहाँ से कलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे लेके आ जाएगा। इसके बाद इसको हमें यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेटलमेंट में आना है। तो फ्लिपकार्ट सेटलमेंट में आके यहाँ पे पिक बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना यहाँ पे पिक होके आ गया है। इसमें भी सेम वैलिडेट बटन का यूज वैलिडेट करेंगे। ठीक है, आपको अगर पोस्ट करना है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ सेटलमेंट से मास्टर पोस्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पोस्ट वाउचर करेंगे। तो यहाँ पे सेम वही है, आपको XML सेव करना है तो करिए, अदरवाइज आप नो करेंगे तो आपकी ये पहले रिसिप्ट की एंट्री करेगा, फिर आपकी GST की एंट्री करेगा। तो यहाँ पे रिसिप्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर IGST के लिए पूछ रहा है। ठीक है, IGST की भी एंट्री करना है। तो IGST में कुछ एरर आया, तो आपकी ये सभी सीट्स में एरर भी यहीं पे दिख जाता है। CGST के लिए पूछ रहा है, इसको भी ओके करते हैं। तो एरर्स आपका जितना भी है सब यही सीट में ही दिख जाता है। जितनी भी सीट्स हैं सभी सीट्स में आपको एरर दिखेगा अगर आप डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं तो। ठीक है, तो यहीं पे आपका एरर दिख गया। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि CGST में अपनी एंट्री नहीं है कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं होगी अपनी एंट्री, भाई IGST से रिलेटेड एंट्री होगी तो उसमें CGST थोड़ी ना आएगा। तो ये अपनी एंट्री होगी कंप्लीट। अब इसको भी एक बार चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। मैं चलता हूँ सीधा फ्लिपकार्ट के लेजर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी बैंक की एंट्रीज आ गई। तो ये अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, अब इसमें भी आ रहा है वही चीज़, प्रोटेक्शन फंड वगैरह जो था ये सारा कुछ मिला के जो भी रिटर्न हुआ, रिटर्न की एंट्री डाल के जो भी अपने बैंक में आया वो बैंक का अमाउंट भी आ गया। तो आपका रिटर्न से रिलेटेड ये सारा डिटेल आ गया, रिटर्न क्या क्या हुआ अपना, और जो भी इन्होंने पेमेंट अपने को रिलीज किया वो इसमें आ गया पूरा। तो पेमेंट रिलीज, प्रोटेक्शन फंड, रिटर्न, ये सब प्लस माइनस करके आपके बैंक में जो पैसा गया यहाँ पे बैंक की एंट्री आ गई। अब इसी का जर्नल एंट्री अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे TCS, TDS, शिपिंग चार्ज, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब IGST वाली एक जर्नल अपनी पड़ गई। इसमें भी आपका कौन से डॉक्यूमेंट में कितना इन्होंने काटा, कौन से ऑर्डर का, सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये मई में एंट्री डली हुई है वो, तो मई के बाद में ही चलते हैं। तो 3B यहाँ पीरियड में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 अप्रैल से ही ले लेता हूँ, 1/4 से 31/5। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में अपना कुछ एंट्री जा रहा है, लेकिन साथ यहाँ पे एरर में दिख रही है। तो साथ क्या एरर है इसको भी एक बार देखते हैं। तो सेम वही 1-1 पैसे वाला डिफरेंस है। तो इसको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे अपनी क्रेडिट इनपुट बढ़ गई। ठीक है, तो ये आ गया अपना डिटेल, ये सारा कुछ जो भी अपन जर्नल एंट्री डाले तो अपना 3B में पूरा डिटेल आ गया कितना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी फ्लिपकार्ट की भी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपनी जियो मार्ट की। तो जियो मार्ट का भी करके देख ही लेते हैं कितना टाइम लगना है। यहाँ पे डाटा सीट में गए, इसको क्लियर कर दिए, लोड करें। अब इसमें जियो मार्ट की सीट को अपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एंट्री में गए, जियो मार्ट सेल्स, इसको नो करना है। यहाँ पे आ गए वाउचर सीट में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, पिक करते हैं। तो यही वाउचर में ही अपने को पिक करना रहता है हर बार। तो जहाँ का जो रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका, जहाँ की सेल रहेगी, सारा कुछ ये कैलकुलेट करके ला लेता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अपन जब कैशबैक की एंट्री कर रहे थे तो नो करके रखे थे, अभी अपन आइटम के साथ में एंट्री करेंगे तो इसको यस करके रख देना है। तो अपनी आइटम के साथ में एंट्री हो जाएगी।
अब इसको भी वैलिडेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ भी पोस्ट मास्टर कर देते हैं, इसको नो करेंगे, सीधा पोस्ट कर देगा टैली के अंदर सभी मास्टर्स को। तो अपने मास्टर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अपन इसमें पोस्ट वाउचर भी यहीं से कर सकते हैं, लेकिन अभी नया फीचर है टैली 4.0 का, तो अपन इसी को यूज करते हैं 4.0 वाले फीचर को। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँ, का भी टेम्पलेट बन जाएगा। तो यहाँ से अब अपन जैसे चलेंगे यहाँ टैली में इंपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में चले गए। अब यहाँ पे आपको जियो मार्ट वाला भी, ये रिलायंस आर करके जो दिख रहा है जियो मार्ट का, इसका भी आपको टेम्पलेट यहाँ पे बना के इसने दे दिया। अब वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब ये आपको बता देगा कि आपकी कितनी एंट्रीज होनी है सेल्स और क्रेडिट नोट की। तो इसको अपन यहाँ पे इंपोर्ट पे लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया है कुछ एरर, इवेंट लॉग में चलते हैं। ठीक है, तो किसी एक आइटम का एरर आया है कि ये वाला आइटम अपना इसमें नहीं क्रिएट हुआ था, बाकी आइटम अपने बन चुके थे। अब इसमें जैसे ये इवेंट लॉग वाले में अपन सेट करके रखें, ट्रैवल शूटिंग इवेंट लॉग में जा रहा है, तो अपन इसको यहाँ पे भी सेट करके रख सकते हैं। तो वो आपका वहीं के वहीं वो उसको सॉल्व करने का ऑप्शन भी आएगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में ये जो इग्नोर एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अपन रिकॉर्ड एक्सेप्शन एंड इंपोर्ट पे अगर सेट करके रख देंगे तो आपका जो भी है एक्सेप्शन वो रिकॉर्ड कर लेगा और वहाँ पे आप उसको सुधार सकते हैं, तो एंट्री अपनी हो जाया करेगी। तो आप ये रिकॉर्ड एक्सेप्शन वाले पे सेट करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जियो मार्ट की एंट्री भी हो गई। चलिए देख लेते हैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड। तो ये सारी एंट्रीज आ चुकी है दोस्तों। तो इसमें भी आपका सेल और रिटर्न दोनों की एंट्री रहती है। तो यहाँ पे अपनी रिटर्न की भी एंट्री दिख रही है और ये अपनी सेल की एंट्री भी दिख रही है। और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, जून की एंट्री है। GSTR 1 में चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एरर ज़्यादा ही दिख रहा है, यहाँ पे 1028 एरर दिख रहा है। बाकी कुछ एंट्रीज तो आई है यहाँ पे, तो जो B2C की थी उसमें आ गई, कुछ यहाँ पे नील रिलेटेड वाले इनवॉइस में भी दिख रही है एंट्री। बाकी यहाँ पे 1028 एंट्री जो है उसमें एरर आया हुआ है। तो इसको चल के देखते हैं क्या क्या एरर है। तो सबसे पहले तो ये लास्ट वाले में चलते हैं। 253 किसका दिख रहा है? अमाउंट वाले का। तो 1-1 पैसे वाले का है, इसको अमाउंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप जैसे जैसे एंट्री करते जाए तो इस टाइप का अगर कुछ एरर आता है तो उसको आप सॉल्व करते जाएंगे लगे हाथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना एक्सेप्ट हो गया 1-1 पैसे वाला। और फिर ये बड़ी एंट्री यहाँ पे ये दिख रही है, HSN SSC इज इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड वाले में। तो इसमें आपको HSN कोड इसमें शायद कुछ गलत डले होंगे। जैसे अपन कभी कभी सेल करते हैं तो वहाँ पे आइटम के अंदर अपन सेल का डिटेल में यहाँ पे कुछ HSN कोड ये शायद ये गलत है। तो आजकल क्या हो रहा है, अपना टैली जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन ये कलेक्ट कर लेता है डेटा को और वहीं चेक कर लेता है कि आपका HSN कोड सही है या गलत है करके। तो अपन इसको भी एक्सेप्ट वैसे करा सकते हैं अगर आपके हिसाब से लग रहा है आपको कि ये सही, मैंने सारा कुछ HSN सब कुछ सही डाला हुआ है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट एज इज फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से यस कर देंगे तो ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर इस टाइप से HSN से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है आपका, तो एक बार आप सही वाला HSN कोड चेक जरूर कर लीजिए और अगर वो HSN कोड सही है आपके हिसाब से तो आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपना एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड। तो ठीक है, यहाँ पे जो GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी वाले में आ रहा है, यहाँ पे स्टेट का नेम गलत डाला हुआ है। तो आपको स्टेट नेम सही वाला डालना है। तो यहाँ पे CHHA रहता है, तो इससे रिलेटेड वाली ये एंट्री है। तो इसमें आपका सही स्टेट नेम आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी एरर नहीं आएगी यहाँ पे पार्टी डिटेल वाले में। तो पार्टी डिटेल में अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो आपको GST स्टेट जो है वो सही वाला सेलेक्ट करके रखना है। और इनकरेक्ट टैक्स लेजर इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स लेजर अपना 5% वाला है, हो सकता है कि इसमें कोई और दूसरा परसेंटेज लगता हो। तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो एग्जाम्प्टेड दिख रहा है ये एक्चुअली 5% में जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपके सीट में कभी कभी गलती हो जाती है, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनकी सीट में गलती रहती है। गलती कहाँ से आती है, जो आप डिटेल फिल करते हो ना,
आप जो सेल करने से पहले जो डिटेल आपका फिल करते हो वहाँ पे, उसी की वजह से ये सारे डिटेल्स अपने गलत आते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को आप सुधार लेंगे, ज़्यादा एंट्रीज नहीं रहती है, तो इसको आप सुधार के करेक्ट करके सही एंट्री कर सकते हैं। तो बाकी एंट्रीज अपनी आ गई 5 साढ़े 5 हज़ार जो भी एंट्रीज थी, यहाँ पे सभी एंट्री अपनी दिख रही है B2C स्मॉल। तो इसमें भी आपका स्टेट वाइज, परसेंटेज वाइज 5%, 12%, 18%, 28%, जितनी भी आपकी स्टेट वाइज एंट्री है परसेंटेज के हिसाब से सारी की सारी एंट्री अपनी आ चुकी है। और सेम ऐसे ही दोस्तों इसका भी सेटलमेंट की एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही डेटा सीट में भी इसको भी लोड करेंगे सेटलमेंट वाले को। तो इधर सेटलमेंट का डाटा आपको सिलेक्ट लेना है, इसको नो करेंगे और यहाँ पे सेटलमेंट सीट से इसकी एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आके पिक कर लेना है। तो ये डाटा अपना फिल हो जाएगा, इसको वैलिडेट करें, मास्टर पोस्ट कर देंगे, तो यहीं से मास्टर आपका पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको पोस्ट वाउचर कर देंगे, तो यहीं से आपका वाउचर भी पोस्ट हो जाएगा। इसको नो करेंगे तो आपका सारा एंट्री जो है वाउचर्स का यहीं से पोस्ट हो जाएगा। तो ये IGST प्रोसेस कंप्लीट कर दिया सीधा। इसमें आपका रिसिप्ट का डिटेल बहुत मामूली सा रिसिप्ट का डिटेल आता है। तो रिसिप्ट वाली डिटेल को आप यहाँ बैंक एंट्री से कर सकते हैं। इसमें आपका बैंक स्टेटमेंट भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी रिलायंस की रिसिप्ट वाली एंट्री डल जाती है। बाकी यहाँ पे आपका सेटलमेंट से इसकी JV वाली एंट्री डल जाती है। तो इसको भी चल के देख लेते हैं एक बार GSTR 3B में। तो यहाँ पे जून की एंट्री में चलते हैं 3B, वो 1/6/30/6। तो इसमें कुछ एंट्रीज तो अपनी वो सेल्स वाली थी, जिसमें वो छत्तीसगढ़ वाला GST रजिस्ट्रेशन में स्टेट का नाम जो गलत लिखा हुआ था, सेल्स वाली एंट्री क्रेडिट नोट वाली एंट्री थी। और बाकी ये 14 एंट्री है अभी वाली। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, 1-1 2-2 पैसे की है। ये जो अपना जर्नल वाली एंट्री है, तो इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी एंट्री एक्सेप्ट हो गई जर्नल वाली। जब बाकी जो ये पहले से जो अपनी एंट्रीज थे एरर में, वो हैं वो जो अपने को सेल्स वाली सॉल्व करनी थी। और यहाँ पे अपना ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में जर्नल वाली एंट्रीज अपनी आ चुकी है। इसमें भी आपका बिल वाइज डिटेल के हिसाब से आ जाता है, कमीशन कितना कटा, क्या उसकी फ़ीस कटी, फिक्स फीस वगैरह। और इन सब को अगर आप यहाँ पे जाके देखना चाहें लेजर में, तो यहाँ पे आप बिल वाइज डिटेल में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा बिल का भी पैसा आना बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें बिल वाइज एंट्री करने का यही फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे आपको दिखते रहेगा कितना अपना बिल का अमाउंट पेंडिंग है। ठीक है दोस्तों, अब जियो मार्ट के बाद में है अपना मीशो। तो मीशो की भी एंट्री कर लेते हैं। मीशो का यहाँ पे भी है अपना सेल पेमेंट वगैरह। तो मीशो की एंट्री भी सेम तरीके से ही होगी। यहाँ पे डाटा सीट में चले जाना है, यहाँ क्लियर करेंगे, लोड करेंगे। अब की बार मीशो वाले से सेलेक्ट करते हैं। तो मीशो की एंट्री में अपने को 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाली सीट आ जाती है, और दूसरी सीट आ जाती है दोस्तों ये ऑर्डर शिफ्ट वाली, जिसमें आपका ऑर्डर का डाटा रहता है कि कितना ऑर्डर आपने सप्लाई किया। उसमें आपका आइटम डिटेल आ जाता है। तो आइटम डिटेल अपने को ऑर्डर शीट से उठा लेना रहता है। और बाकी अपना जो फॉरवर्ड और रिवर्स वाली सीट है, तो उससे अपना क्रेडिट नोट और सेल्स की एंट्री हो जाती है। तो अभी मैं फॉरवर्ड रिपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसको एंट्री करूँगा। बाकी इसमें एड्स रेवेन्यू, रिवर्स शिपिंग वेवर, ये सब चीज़ें आपका सेटलमेंट सीट में आ जाती है। तो वहाँ से इसकी एंट्री हो जाती है। तो इसकी एंट्री आपको अलग से नहीं करनी रहती। यहाँ पे आपको सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिपोर्ट की एंट्री करनी रहती है। तो इधर मैं फॉरवर्ड रिपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डाटा आ गया अपना। तो इसमें डाटा अपना बहुत ज़्यादा है, 19,600 समथिंग है। तो 19,000 के आसपास की एंट्रीज है दोस्तों। तो अब इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ वाउचर सीट में। और अच्छा, इसमें जो ऑर्डर वाली सीट है अपनी, वो यहाँ पे पेस्ट करना है आपको। तो इसमें आपका आइटम डिटेल मिल जाता है ऑर्डर सीट की। तो आपकी जो सेम एज इट इज सीट रहती है वैसे ही आपको पेस्ट कर देना है बिना कोई चेंजेस किए हुए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर शीट का क्या यूज रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये डाटा सीट में इसको फाइल को ला लिया, फॉरवर्ड रिपोर्ट को। इसके बाद मैं वाउचर में गया, यहाँ पे मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये अपना डिटेल आ गया दोस्तों पिक होके यहाँ पे। अब अपने को आइटम के साथ में एंट्री करनी है। तो अब इसमें मीशो का आइटम नहीं रहता, फॉरवर्ड रिपोर्ट में नाम नहीं रहता मीशो आइटम का। तो अपन वही ऑर्डर शीट से ही मीशो का नाम उठाते हैं कि ये ऑर्डर शीट है अपनी, यहीं से अपना नाम उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे गेट मीशो आइटम्स बटन दी हुई है। तो इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डिटेल फिल हो जाएगा। तो आपका आइटम के साथ में एंट्री हो जाती है। अगर आप विदाउट आइटम एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी एंट्री आ गई। इसको भी सेम उसके बाद वैलिडेट करना रहेगा। वैलिडेट कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये वैलिडेशन हो गया कंप्लीट। ओके करते हैं, पोस्ट मास्टर कर देंगे तो जो भी मास्टर्स अपने हैं वो क्रिएट हो गया। अच्छा, इसमें आपको XML कैसे यूज करना है मैं अभी आपको इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव XML, आप यस कर देंगे तो आपको यहाँ पे XML ये सेव करके आपको पथ दे देगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस पथ को यहाँ पे आना है इंपोर्ट में। अभी जैसे मैं मास्टर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मास्टर में चले जाऊँगा, अगर वाउचर इंपोर्ट करता तो ट्रांजैक्शन में जाता। तो यहाँ मैं मास्टर में गया, इधर XML डाटा इंटरचेंज ये मुझे सेलेक्ट करना है। फाइल का पथ मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई पथ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये मास्टर करके मेरा आ गया, मास्टर XML करके इस पथ के अंदर में है वो। अब यहाँ मुझे मॉडिफाइड विथ न्यू डाटा करके इसको एंटर करेंगे, ये इंपोर्ट कर देगा। कुछ भी एरर वगैरह रहता है तो आपका यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट में दिख जाता है कि अगर आपको कोई ग्रुप वगैरह कुछ है उससे रिलेटेड तो आपको यहीं से सुधार लेना है। तो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट इसी के लिए रहती है दोस्तों। एक्सेप्शन रिपोर्ट को जैसे आपने यहाँ पे सारी एंट्रीज इंपोर्ट कर दी, एक्सेप्शन रिपोर्ट वगैरह आपको देखना है तो यहाँ इंपोर्ट में जाके इधर आपको एक्सेप्शंस में जाके इधर से दिख जाता है, ठीक है। तो अपने मास्टर्स जो है वो बन चुके, इस तरीके से XML के थ्रू आप बना सकते हैं। अब इसको ओके करके क्लोज कर देना है। अभी फ़िलहाल तो हम लोग टेम्पलेट वाउचर 4.0 के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पोस्ट वाउचर करके सीधा यहाँ से पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको XML का ऑप्शन और डायरेक्ट पोस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बटन का भी यूज कर सकते हैं, बाकी टेम्पलेट वाउचर वाली बटन का अभी मैं बता ही रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग टेम्पलेट वाउचर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डेटा आपका फटाक से बहुत ही क्रिएट हो जाता है, एकदम विदिन सेकेंड बन जाता है। तो इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया VCS जुलाई मंथ फैशनर करके। तो ये अपना टेम्पलेट बन गया दोस्तों। तो इस बार टेम्पलेट की ये सबसे हैवी फाइल है अपनी, आप देख सकते हैं। बाकी जो फाइल्स थी वो छोटी छोटी फाइल्स थी, जैसे फ्लिपकार्ट या इसके अमेज़ॉन की 700 KB, 33 KB, 1500 KB रिलायंस वाली थी। तो ये सबसे बड़ी फाइल है 6000 KB की, क्योंकि इसमें 19,500 एंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट में, ट्रांजैक्शन में चले जाएंगे। तो ये अब की बार मुझे सेलेक्ट कर लेना है फास्टनर वाले को। तो ये जो अपना टेम्पलेट बना है फास्टनर का, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कराते हैं। तो अब ये बोल दिया, यहाँ पे इसने बताया कि अपनी सेल्स की एंट्री है 19,670 एंट्री। तो ये तो सिर्फ सेल्स की एंट्री हो गई, क्योंकि अभी अपन फॉरवर्ड रिपोर्ट की एंट्री कर रहे हैं। तो जब रिटर्न वाली एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री फिर और अलग से होगी। तो अभी फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ सेल्स की एंट्री है। तो ये 19,670 एंट्री को इंपोर्ट करते हैं, इधर इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो बाकी एंट्रीज इंपोर्ट करने में ये 3-4 मिनट 5 मिनट ऐसा ले रहा था। तो हो सकता है इसमें आपका 15 से 20 मिनट भी ले ले 20,000 एंट्री करने के लिए। फिर भी अगर 20,000 एंट्री में अगर 20 मिनट भी ले रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा फास्ट और कोई सॉफ्टवेयर एंट्री नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अभी ये कंप्लीट हो गया। तो इसको लग गए करीबन 25 मिनट के आसपास। तो 25 मिनट में एंट्री हो गई कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो मतलब 20,000 एंट्री 25 मिनट में हो रही है। तो ये सिस्टम के ऊपर भी आपके डिपेंड करेगा। अगर आपका सिस्टम और ज़्यादा फास्ट है तो और ज़्यादा फास्ट एंट्री हो सकती है। सिस्टम थोड़ा कम फास्ट है तो कम फास्ट एंट्री होगी। तो ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,000 समथिंग कुछ दिखा भी रहा है। तो कुछ एंट्री अपनी जून में भी होंगी, कुछ यहाँ पे भी है। तो एक बार चल के इधर देखते हैं अपना GSTR 1 में, इसका भी 1 चेक कर लेते हैं। तो जून और जुलाई की एंट्रीज थी, तो इसको मैं कर देता हूँ। तो जुलाई का ही देख लेता हूँ, या 15, 30 जून की थी शायद कुछ। तो 30/6 से 31/7 का ले लेता हूँ। अरे वाह, इसमें तो एरर ही नहीं है, ये 2 ठो दिख रहा है बस। 2 एरर क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पार्टी कार्ड दिखा रहा है, तो यानी कि अपने को स्टेट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। स्टेट में अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक अपने को दिख रहा है तो स्पेलिंग मिस्टेक आपको मेरी सीट में आप सुधार सकते हैं। तो इसमें तो मैंने सभी में ज़्यादातर मैं ऑलरेडी इसमें फ़िल्टर लगा के रख दिया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ये बाकी चीज़ें जो स्टेट गलत आते हैं अक्सर, यहाँ पे वो मैंने लगा के रख दिया। ऑटोमेटिक ये सब कैलकुलेट कर लेता है। फिर भी अगर एक आध में आपका ऐसा रह जाता है जिसमें गलत स्टेट आ रहा है तो आप इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने एक एंट्री एक्सेप्ट करा दिया, उसका स्टेट चेंज करके मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ से हट गई। अब यहाँ पे एक एंट्री और बची हुई है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी एंट्रीज अपनी आ गई B2C वाली, और इधर अपना ये नील रेटेड में भी जो था और नील रेटेड का भी आ गया।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एंट्री दिख रही है दोस्तों। तो इसमें आपका जितना जो परसेंटेज का रहेगा उतना उस परसेंटेज का दिख जाएगा। अब इसका भी सेम अपन अगर एंट्री करें सेटलमेंट का, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, डाटा शीट को लोड करता हूँ। अब इसमें अपन सेटलमेंट पेमेंट वाली एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पेमेंट, अच्छा इसमें मैंने रिवर्स की एंट्री नहीं डाली, तो रिवर्स वाला भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देना है। और सेम प्रोसेस रहता है इसका भी। यहाँ पे वाउचर शीट में इसको क्लियर करेंगे, पिक कर लेंगे। तो ये अपना आ गया डिटेल यहाँ पे। उसके बाद सेम वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट हो गया। अपन गेट मीशो आइटम कर देंगे तो आइटम डिटेल आ जाएगा। उसके बाद फिर अपन अगर यहाँ से डाउट है कि आपके मास्टर्स नहीं बने हुए हैं तो आप पोस्ट मास्टर कर दीजिए। तो पोस्ट मास्टर होने के बाद आपका मास्टर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद फिर पोस्ट वाउचर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, या तो फिर अपना ये टेम्पलेट कर लिए और टेम्पलेट के थ्रू पोस्टिंग कर दिए। तो अपना इसमें आपका सारा क्रेडिट नोट वाली एंट्री हो जाएगी। तो अब इसमें 4545 एंट्री है क्रेडिट नोट की। इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी हो गया दोस्तों सक्सेसफुली इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सारी की सारी एंट्रीज आ चुकी है। फास्टनर की बहुत सारी एंट्रीज दिख रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिल्टर लगा लेता हूँ, इसमें देख लेता हूँ क्रेडिट नोट वाली एंट्रीज। तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज अपनी आ चुकी हैं क्रेडिट नोट की। तो आपका क्रेडिट नोट, सेल्स, ये सभी एंट्रीज अपनी हो जाती है इस तरीके से। अब अगर अपन सेम ऐसे ही इसकी सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेम वही एंट्री प्रोसेस करना है। यहाँ पे क्लियर करना है, डाटा शीट को लोड करना है। अब की बार हम लोग इसका पेमेंट वाली सीट को सिलेक्ट करेंगे। ये पेमेंट वाली सीट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो मीशो की कुछ इस तरीके से पेमेंट सीट आती है। तो इसमें आपका बैंक में कितना पैसा गया, क्या क्या चार्जेज इन्होंने डिडक्ट किए हैं, वो सारा डिटेल्स आ जाता है। तो इसी को अपने को एंट्री करना है। तो ये फाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ को नो कर देना है। तो नो जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। अब इसमें अपने को सेटलमेंट सीट में आ जाना है। तो यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे पिक करेंगे तो आपका ये फास्टनर का डाटा आ गया। ये सारे जो लेजर्स हैं आपके चेंज होते रहते हैं। आपका जिस सीट का एंट्री रहेगा यहाँ पे नाम लिख के आ जाता है और ये लेजर्स अपने चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेजर अपने आ चुके हैं। यहाँ पे वैलिड कर देते हैं। तो ये वैलिडेशन कंप्लीट हो गया। मास्टर पोस्ट करना है, पोस्ट कर दीजिए। यहाँ से पोस्ट मास्टर पे क्लिक करेंगे, आपका मास्टर पोस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पोस्ट वाउचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सीधा डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। तो इसमें भी आपकी 2 एंट्री होगी, एक तो रिसिप्ट वाली हो जाएगी, फिर उसके बाद एक अपनी जेबी वाली हो जाएगी। तो ये रिसिप्ट पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे IGST का भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जर्नल IGST भी पोस्ट हो चुका है। तो एक बार 3V में चल के देख भी लेते हैं। तो ये अपना कब का था, ये अक्टूबर का था। ठीक है, तो यहाँ अक्टूबर में अपना ये 4 दिख रहा है इधर अनसर्टेन में। तो ये वही अमाउंट वाला ही रहता है इसमें ज़्यादातर, एक एक पैसे का। इसको आपको बस एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी आ गया अपना इनपुट। तो जो आपकी फास्टनर की जो जर्नल एंट्री डली उसका यहाँ पे ये शो कर गया। इस तरीके से इसकी भी जर्नल एंट्री डल जाती है। तो जितने बिल वाइज रेफरेंस डिटेल है इसमें भी आ जाते हैं। तो आपका TCS, TDS, बिल डिटेल, शिपिंग चार्ज इन्होंने डिडक्ट किया, उसका GST, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना फास्टनर यानी कि मीशो का। मिंत्रा का भी देख ही लेते हैं। तो मिंत्रा का, ठीक है, तो यहाँ पे मिंत्रा का ये तीनों तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपनी ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे मेरा जो फेवरेट तरीका है ऑर्डर फ्लो से ही एंट्री करने का है, क्योंकि इसमें सारा डिटेल रहता है सभी इनवॉइसेस का। और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा तरीका ये वाला हो गया अपना, इसमें पैक्ड रिपोर्ट, RT रिपोर्ट, RTO रिपोर्ट। तो इन तीनों सीट का भी आप यूज करके एंट्री कर सकते हैं इससे। लेकिन इसको मैं प्रीफर इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें आपका इनवॉइस नंबर नहीं आता है। लेकिन आप एंट्री करना चाहें तो इसके थ्रू भी एंट्री अपनी हो जाती है। उसके बाद फिर ये फॉरवर्ड रिवर्स सेटल करके है। तो यहाँ से भी आप सेल की भी एंट्री कर सकते हैं, सेटलमेंट की भी एंट्री कर सकते हैं। तो बाकी सेटलमेंट का तो हम लोग करेंगे ही।
सेल और क्रेडिट नोट की भी एंट्री यहाँ से भी हो जाती है। तो मैं अभी जो सीट यूज करूँगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर फ्लो से सेल और क्रेडिट नोट की एंट्री कर दूँगा और यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स वाले सेटल्ड से इसको मैं सेटलमेंट की एंट्री कर दूँगा। बाकी ये RTO पैक्ड वाले से भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनवॉइस नंबर नहीं रहता है करके, इसलिए मैं इसका यूज अभी नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, मिंत्रा की फाइल को यहाँ पे लोड करते हैं। तो अभी मैं ये ऑर्डर फ्लो वाली फाइल यूज कर रहा हूँ, मैं इसको एंट्री करूँगा। मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे वाउचर शीट में पिक कर लेना है। तो अब इसमें आपका सेल्स, क्रेडिट नोट और जो क्रेडिट नोट हुआ है उसका भी सेल्स इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इस तरीके से आ जाती है अपनी फाइल। अब इसको भी सेम वैसे ही करना रहेगा, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट मास्टर कर देता हूँ, तो जो भी यहाँ पे लेजर हैं, आइटम हैं, वो सभी क्रिएट हो जाएंगे टैली के अंदर। ठीक है, इसका भी टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट वाउचर करके। तो ये टेट अपना क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अभी मिंत्रा वाली फाइल को सेलेक्ट करते हैं और वाउचर्स, ई काम वाउचर्स अपना टेम्पलेट चूज कर लेना है। अब इसमें आपका 2380 एंट्री होने वाली है। इसमें सेल्स और क्रेडिट नोट दोनों आ रही है। इंपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी इंपोर्ट हो गया अपना सक्सेसफुली। और एक बार चल के मिंत्रा में चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपका सेल, क्रेडिट नोट, ये सारी एंट्रीज अपनी आ चुकी है। तो अभी हमने मिंत्रा का सेल और क्रेडिट नोट की एंट्री कर लिया। अब ऐसे ही हम लोग सेटलमेंट की भी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे डाटा सीट में मुझे लोड करना है, डाटा फाइल में। तो ठीक है, अभी मेरे पास में PG फॉरवर्ड, रिवर्स सेटल्ड दोनों है। तो इसमें आपका PG फॉरवर्ड सेटल्ड, PG रिवर्स सेटल्ड, ये दो फाइल्स हैं जो सेटलमेंट वाली है। तो अपने को दोनों फाइल को करना है। तो एक बार मैंने इसको फर्स्ट वाली फाइल लोड किया, फिर मैं दोबारा सेकंड वाली फाइल भी लोड कर लूँगा। तो ये अपनी आ गई है। अब की बार हमें यहाँ सेटलमेंट सीट में आना है और इसको पिक कर लेना है। तो अब अपनी फाइल यहाँ पे पिक होके आ गई है। तो इसमें आपका रिटर्न और क्रेडिट नोट दोनों को मर्ज करके इधर फाइल को लेके आ जाता है। तो जो भी आपके चार्जेस लगे हैं, GST वगैरह लगे हैं, TCS TDS है, सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। अब उसके बाद इसको भी सेम वेट करना रहेगा, वैलिड कर देते हैं। पोस्ट मास्टर करेंगे तो जो भी अपने लेजर नहीं बने होंगे ये सब बन जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ये जो नाम डले हुए हैं, नाम आप अपने हिसाब से इसको चेंज करके रख सकते हैं। इसके बाद फिर पोस्ट वाउचर करते हैं। इसको रिसिप्ट प्रोसेस के लिए पूछ रहा है, तो हाँ, इसको पोस्ट करना है। ठीक है, रिसिप्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये IGST के लिए पूछ रहा है, तो अपने को XML नहीं बनाना है। XML बनाना रहता तो यस करते, डायरेक्ट पोस्ट करना है इसलिए नो कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल IGST का भी अपना एंट्री हो चुका है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये एंट्रीज अपनी कुछ इस तरीके से आ गई हैं इसमें। तो जो बैंक में जो एंट्री गई अपना, उसका ऑर्डर नंबर के हिसाब से जिस ऑर्डर का पैसा आया और जितना अपना बैंक में गया, और ये अपनी जर्नल एंट्री हो गई। तो इसमें आपका TCS TDS, मिंत्रा कमीशन, शिपिंग फीस और उसका GST, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसमें भी आपका कौन से बिल में कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो भी दिख रहा है। तो सेम बाकी की तरह इसका भी आप बिल वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जिस जिस बिल का आपका पैसा पेंडिंग होगा वो आपका दिखते रहेगा। अब इसका भी एक बार चलते हैं, यहाँ पे GST चेक कर लेते हैं, GSTR1 भी चेक कर लेते हैं। तो अप्रैल की एंट्री है अपनी। तो इसमें बाकी एंट्री तो यहाँ पे आ गई सभी यहाँ पे, लेकिन 100 एंट्री का कुछ एरर दिख रहा है। तो एक बार देखते हैं क्या है 100 एंट्री का। अब यहाँ पे अमाउंट वाले में आ गई है। तो एक एक दो दो पैसे का जो अपना डिफरेंस रहता है, इसको अपने को एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी एंट्री हो गई। अब एक बार इसका 3B का भी चेक कर लेते हैं। तो 3B में भी कोई एरर नहीं है अपना, सभी एंट्री इसमें आ गई है इनपुट में। ठीक है, तो मिंत्रा डिजाइन्स की सारी जनरल एंट्री अपनी
इनपुट में यहाँ पे शो कर रही है, तो इसमें एरर नहीं आया कुछ भी। और भी इसके अलावा दोस्तों इसमें आप अगर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे बैंक का नाम डालना है या आपको पेस्ट कर देना है बैंक स्टेटमेंट, इधर आपके लेजर के नाम आ जाएंगे जिसमें भी आपको एंट्री करना है। GSTR 2A इंपोर्ट करना है तो 2A भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपना। और यहाँ से आपको सिर्फ ये पिक डाटा फ्रॉम डाटा शीट पे क्लिक करेंगे, यहीं से डायरेक्ट आपको ये 2A वाली फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहीं से आप सीधा फाइल आप 2A की सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये डिटेल आपका फिल हो जाएगा। सेम फॉर्मेट वही रहता है अपना 2A वाला ही। अब इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टी GST एंट्री करना है, सिंगल GST एंट्री करना है। तो आप मल्टी GST पे यस करके रखिए, तो इसमें आपका 18%, 12% जितने भी GST रहेंगे सबके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा और यहीं से आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। तो इसमें भी आपका पोस्ट मास्टर, पोस्ट वाउचर, ये सारे बटन्स यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों थी ये फाइल अपनी, इसमें आप सभी तरीके के एंट्रीज को कर सकते हैं। आपके खास करके ई-कॉमर्स एंट्रीज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइल है, फास्ट एंट्री हो जाती है यहाँ से। तो दोस्तों मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।